नमस्ते। आज हम भारत की लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ों तक जा रहे हैं। बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसी व्यवस्था की जो करोड़ों लोगों को सीधे अपनी सरकार का हिस्सा बनाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये कैसे पक्का करता है कि सरकार की आवाज या कहें कि सरकार की पहुंच हर एक गांव, हर एक गली तक हो? इसका जवाब है एक बहुत ही अनोखी और सच कहूं तो बहुत शक्तिशाली व्यवस्था में, और उसी का नाम है पंचायती राज। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता है ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे का जो आइडिया है, जो मूल विचार है, वो अपने आप में कितना बड़ा और क्रांतिकारी है। तो पंचायती राज का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो स्थानीय लोगों का शासन। इसका जो आधार है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब यह सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। मतलब ये है कि गांव की सड़क कहां बनेगी या पीने के पानी का हैंडपंप कहां लगेगा, ये फैसला दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में बैठा कोई अफसर नहीं करेगा। नहीं, ये फैसला गांव के लोग खुद करेंगे। इसी को कहते हैं असली पावर, शक्ति का असली ट्रांसफर। और इसके लक्ष्य भी एकदम साफ हैं। पहला, लोकतंत्र को हर दरवाजे तक ले जाना। दूसरा, गांवों को इतनी ताकत देना कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। और तीसरा, अपने इलाके की प्लानिंग और डेवलपमेंट का हक भी उन्हीं को देना। मतलब ये सिर्फ वोट देके भूल जाने वाला लोकतंत्र नहीं है, ये उससे कहीं आगे की चीज है। अच्छा, एक बात साफ कर दें, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। अरे नहीं, इसके पीछे दशकों की मेहनत है, सोच विचार है, कई सारे प्रयोग हुए हैं। तो चलिए जरा इसके सफर पे एक नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1957 से। एक कमेटी बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने इसकी सिफारिश की। फिर ठीक 2 साल बाद 1959 में राजस्थान के नागौर में देश की पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ। सोचिए कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक पल रहा होगा वो। लेकिन असली गेम चेंजर, जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो था 1992 में, जब 73वें संविधान संशोधन ने इसे कानूनी नहीं संवैधानिक ताकत दे दी। मतलब अभी कोई मर्जी की बात नहीं रही, अब इसे पूरे देश में लागू करना जरूरी हो गया। और इसीलिए बलवंत राय मेहता को अक्सर इस पूरे सिस्टम का आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की कमेटी ने ही वो 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर, वो 3 स्तरीय ढांचा तैयार किया था, जिसकी नींव पर आज पूरे भारत का पंचायती राज सिस्टम खड़ा है। एक ऐसा ढांचा जो सरकार को सचमुच गांव-गांव तक ले जाता है। तो ये 3 लेयर वाला सिस्टम, ये है क्या आखिर? चलिए समझते हैं कि शासन का यह पिरामिड काम कैसे करता है। तो जैसा मैंने कहा, इसकी बनावट एक पिरामिड जैसी है। सबसे नीचे जो इसकी बुनियाद है वो है ग्राम पंचायत। यहां पर गांव के लोग सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, एकदम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर पिरामिड में एक लेवल ऊपर आइए, ब्लॉक लेवल पर। यहां होती है पंचायत समिति। इसका काम है गांव और जिले के बीच एक पुल की तरह काम करना। और पिरामिड के सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लिए कामकाज को कोऑर्डिनेट करती है। तो एक बार फिर से एकदम सिंपल करके समझते हैं। ग्राम पंचायत गांव के लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक के लेवल पर, और जिला परिषद पूरे जिले के लेवल पर। एकदम क्लियर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो पावर को ऊपर से नीचे तक जोड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर असल दुनिया में जमीन पर इसका क्या असर होता है, इसकी क्या खास बातें हैं, चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये जो नंबर है ना 29, ये बहुत बहुत जरूरी है। संविधान ने पंचायतों को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 29 सब्जेक्ट्स पर काम करने की पावर दी है। अब सोचिए इसमें क्या क्या है। खेती बाड़ी से लेकर गांव की सड़कें, पीने का पानी, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब हर वो जरूरी चीज जो गांव की जिंदगी से जुड़ी है। यही चीज है जो पंचायतों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में एक छोटी सरकार बनाती है। अब आते हैं इसके शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू पर, वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। कम से कम 1/3, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। सोचिए जरा, इस एक कदम ने क्या किया। इसने भारत के गांवों में लाखों महिलाओं को पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप में आने का मौका दिया। और जब महिलाएं फैसले लेने वाली कुर्सी पर बैठती हैं तो गांव की सोच और फैसलों में कितना बड़ा बदलाव आता है, ये हम सब जानते हैं। और हाँ, ये सिस्टम सिर्फ बड़े बुजुर्गों या अनुभवी नेताओं के लिए नहीं है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी है? सिर्फ 21 साल। इसका मकसद साफ है कि देश के युवा आगे आएं, लीडरशिप संभालें और अपने गांव के विकास में अपनी नई सोच, अपनी नई एनर्जी लेकर आएं।
लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, कुछ चिंताएं भी होती हैं, और इस सिस्टम को लेकर भी शुरू से ही कुछ बहुत गंभीर सवाल उठाए गए थे। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को एक डर था। उन्हें लगता था कि गांव की पॉलिटिक्स में जो पावरफुल जातियां हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो इन पंचायतों पर भी कब्जा कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दलितों और दूसरे पिछड़े वर्गों का उत्पीड़न कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है जो हमें आज भी इस सिस्टम की चुनौतियों को समझने में मदद करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चिंताओं से कैसे निपटा जाए, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। तो इसी के लिए 73वें संशोधन में एक बहुत जरूरी बात डाली गई, वो ये कि हर 5 साल में चुनाव कराने ही पड़ेंगे, ये अनिवार्य है। और ये चुनाव कौन कराएगा? एक आजाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, ताकि चुनाव निष्पक्ष हों। ये एक तरह की संवैधानिक गारंटी है, एक सेफ्टी नेट है। अच्छा, यहाँ एक और मजेदार सवाल आता है। मान लीजिए कोई पंचायत अपना 5 साल का टर्म पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाए, मतलब भंग हो जाए, तो फिर क्या होगा? इसका जवाब भी हमारा संविधान ही देता है। कानून एकदम साफ कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराने ही होंगे, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो पक्का करता है कि गांव का शासन कभी भी ज्यादा लंबे समय के लिए खाली ना रहे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, लाखों चुने हुए प्रतिनिधि, सीधे जनता की भागीदारी। क्या भारत का ये जो पंचायती राज सिस्टम है, ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए लोकल डेमोक्रेसी का, जमीनी लोकतंत्र का एक मॉडल बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इसकी कामयाबियों और इसकी चुनौतियों दोनों से सीखने और सोचने पर मजबूर करता है।